अब तारीख पर तारीख हो जाएगी अतीत की बात और सबको न्याय मिलेगा निश्चित समय के साथ। यह बात हमारे गृह मंत्री श्री अमित शाह ने तब कही थी जब उन्होंने संसद में 3 आपराधिक कानूनों से संबंधित विधेयकों को पेश किया था। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका पाठक सर जीएस वर्ल्ड के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत करता हूं और रोज की तरह आज फिर से एक नए वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूं। आज के वीडियो में हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं वह विषय है कि नए आपराधिक कानूनों के बाद क्या पुलिस को बेतहाशा शक्तियां प्राप्त हो गई हैं। हम इसी विषय पर इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करने का प्रयास करेंगे। चलिए अपने डिस्कशन को आरंभ करने से पहले हम पुरानी विधियों और नई विधियों के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। इन नए अधिनियमों को लागू होने से पूर्व जो भारत की न्याय प्रणाली थी वो ब्रिटिश काल में बनाए गए अधिनियमों पर आधारित थी। आपको पता होना चाहिए कि ब्रिटिश सरकार ने 1860 में भारतीय दंड संहिता, 1861 में दंड प्रक्रिया संहिता या CRPC और 1872 में भारतीय साक्ष्य अधिनियम या इंडियन एविडेंस एक्ट को पारित किया था। अभी तक की हमारी न्याय प्रणाली मूल रूप से इन्हीं तीनों अधिनियमों पर आधारित थी। इस ब्रिटिश कालीन आपराधिक न्याय प्रणाली में बदलाव लाने के लिए हमारे गृह मंत्री ने दिसंबर 2023 में देश की संसद में 3 विधेयक पेश किए थे। इनका नाम था भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य संहिता। इन तीनों विधेयकों को लोकसभा ने 20 दिसंबर को, राज्यसभा ने 21 दिसंबर को पारित किया था और 25 दिसंबर को महामहिम राष्ट्रपति महोदय के द्वारा इन्हें अपनी स्वीकृति प्रदान की गई थी और 1 जुलाई 2024 से इनको लागू कर दिया गया है। ऐसा कहा जा रहा है कि इन तीनों अधिनियमों के लागू होने के बाद भारतीय न्याय प्रणाली में मूलभूत बदलाव आएगा और अब सबको निश्चित समय के भीतर न्याय प्रदान किया जा सकेगा। निश्चित रूप से इन तीनों अधिनियमों की कई सकारात्मक विशेषताएं हैं और कई सकारात्मक प्रावधान हैं जो त्वरित न्याय की दिशा में मार्ग प्रशस्त करेंगे। लेकिन इस अधिनियम की सकारात्मक बातों के संबंध में हम किसी दूसरे वीडियो में चर्चा करेंगे। इन तीनों अधिनियम की एक जो सबसे बड़ी आलोचना है वो ये है कि इन तीनों अधिनियमों के लागू होने के बाद पुलिस के पास बहुत ज्यादा शक्तियां केंद्रित हो जाएंगी। तो आज के वीडियो में हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि इन तीनों अधिनियमों के लागू होने के बाद पुलिस के पास कौन कौन से शक्तियां और कौन कौन से अधिकार बढ़ जाएंगे। तो पुलिस को कौन कौन से अतिरिक्त अधिकार एवं शक्तियां प्राप्त हुई हैं, इस विषय पर चर्चा करने से पूर्व सबसे पहले हम पुलिस के कार्य जान लेते हैं। जो पुलिस है वो हमारे संविधान के अनुसार राज्य सूची का विषय है और पुलिस का मुख्य कार्य लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है। लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में पुलिस को मुख्य रूप से 3 प्रकार के कार्य करने होते हैं। पहला कार्य निवारक, अर्थात किसी आपराधिक घटना के घटित होने से पूर्व ही उसको रोकना। दूसरा कार्य जांच, अगर कोई आपराधिक घटना होती है तो उसकी जांच कर उसके संबंध में सबूतों को एकत्रित करना। और तीसरा कार्य है वारंट को लागू करना। जो न्यायालय के द्वारा अरेस्ट या सर्च वारंट जारी किए जाते हैं उनको पुलिस के द्वारा एग्जीक्यूट या लागू किया जाता है। ये 3 प्रमुख कार्य होते हैं पुलिस के। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि इन अधिनियमों के लागू होने के बाद पुलिस को कौन कौन से अतिरिक्त अधिकार प्राप्त हो जाएंगे। इस अधिनियम के लागू होने के बाद पुलिस को प्राप्त होने वाला पहला अतिरिक्त अधिकार है कि अब पुलिस में रिमांड की अवधि 15 दिन से बढ़ाकर 90 दिन कर दी गई है। अर्थात पहले अगर पुलिस के द्वारा किसी को अरेस्ट किया जाता था तो पुलिस उसे अधिकतम 15 दिन अपनी कस्टडी में रख सकती थी, लेकिन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के प्रावधान के अनुसार अब इस अवधि को बढ़ाकर 90 दिन कर दिया गया है। इसी प्रकार से पुलिस को प्राप्त दूसरा अधिकार है कि यह अधिनियम पुलिस को अधिकृत करता है कि वह गंभीर प्रकृति के अपराध के आरोपियों को हथकड़ी लगा सकती है। 1980 में प्रेम शंकर शुक्ल बनाम दिल्ली प्रशासन के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा था कि किसी भी आरोपी व्यक्ति को हथकड़ी लगाना या पैरों में जंजीर से जकड़ना यह मानवीय गरिमा और प्रतिष्ठा के विपरीत है और यह संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है। लेकिन यह अधिनियम पुलिस को गंभीर प्रकृति के अपराधियों को हथकड़ी लगाने और जंजीर लगाने का अधिकार प्रदान करता है। पुलिस को प्राप्त तीसरा महत्वपूर्ण अधिकार है कि यदि
कोई व्यक्ति पुलिस के समक्ष कोई शिकायत दर्ज करता है तो पुलिस को अब तुरंत ही एफआईआर दर्ज करना अनिवार्य नहीं है। ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के मामले में, जो कि 2014 का मामला था, सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्देश दिया था कि पुलिस को अगर कोई शिकायत प्राप्त होती है तो पुलिस के द्वारा शिकायत गंभीर होने की स्थिति में तुरंत एफआईआर दर्ज करनी चाहिए। लेकिन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यह अधिकार पुलिस को प्रदान करती है। यदि पुलिस को ऐसी कोई शिकायत प्राप्त होती है, अगर शिकायत की प्रकृति गंभीर है, तो पुलिस अगर जरूरी समझे तो अपने वरिष्ठ अधिकारियों की अनुमति से पहले 14 दिन की प्रारंभिक जांच कर सकती है और प्रारंभिक जांच में संतुष्ट होने के बाद ही एफआईआर दर्ज कर सकेगी। पुलिस को प्राप्त चौथा महत्वपूर्ण अधिकार यह है कि यह अधिनियम पुलिस को यह अधिकृत करता है कि यदि किसी अपराधी के द्वारा अपराध के माध्यम से अवैध संपत्ति का अर्जन किया जाता है तो पुलिस उस संपत्ति को जब्त कर सकती है, अर्थात उसकी कुर्की कर सकती है। पहले यह अधिकार पुलिस को प्राप्त नहीं था। पुलिस को प्राप्त पांचवा महत्वपूर्ण अधिकार यह है कि यदि पुलिस के द्वारा कोई वैध निर्देश दिया जाता है और उस वैध निर्देश की अवहेलना किसी व्यक्ति के द्वारा की जाती है तो पुलिस ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है और उस व्यक्ति को पुलिस के लिए मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करना अनिवार्य नहीं है। हालांकि पुलिस को उसे 24 घंटे के भीतर रिहा भी करना पड़ेगा। पुलिस को प्राप्त छठा महत्वपूर्ण अधिकार यह है कि इस अधिनियम के द्वारा आतंकवाद और देशद्रोह को परिभाषित किया गया है और कई सारी गतिविधियों को इन दोनों अपराधों के दायरे में माना गया है। उदाहरण के लिए तोड़फोड़ की गतिविधियों को आतंकी गतिविधियों के रूप में परिभाषित किया गया है। जो विधि विशेषज्ञ हैं उनका मानना है कि देशद्रोह और आतंकवाद की परिभाषा में किया गया यह विस्तार पुलिस को अतिरिक्त शक्तियां प्रदान करने का कार्य करेगा। और सबसे आखिर में पुलिस को प्राप्त सातवां महत्वपूर्ण अधिकार यह है कि यदि कोई आरोपी व्यक्ति है और उस आरोपी व्यक्ति के पास लैपटॉप या मोबाइल है और इनका इस्तेमाल पुलिस के द्वारा जांच के क्रम में किया जाना है तो उस व्यक्ति को अपने ये इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स या उसमें जो लैपटॉप, मोबाइल वगैरह जो भी चीज़ें शामिल होती हैं वो सब पुलिस को सौंपनी अनिवार्य है, क्योंकि इस अधिनियम में इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को साक्ष्य के रूप में स्वीकार कर लिया गया है। तो मुझे उम्मीद है कि इन तीनों आपराधिक विधियों के लागू होने के बाद पुलिस को जो अतिरिक्त शक्तियां प्राप्त हुई हैं उनके संबंध में जो भी जानकारी यहां पर आपको प्रदान की गई है वो आपको समझ में आ गई होगी। देखिए, जो भी अधिनियम होते हैं उसके दोनों डायमेंशन हो सकते हैं, उसके कुछ लाभ भी हो सकते हैं और कुछ नुकसान भी हो सकते हैं। तो आज के वीडियो में हमने केवल एक दूसरे डायमेंशन को कवर किया है कि इनके लागू होने के बाद पुलिस की अधिकारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। बाकी विषयों के संबंध में हम किसी अन्य वीडियो में चर्चा करेंगे। तो इसी प्रकार से और बेहतरीन जानकारियों से युक्त वीडियो को देखने के लिए आप जीएस वर्ल्ड के यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।